गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने जो 9th क्लास का अध्याय नंबर 6 चल रहा था, उत्तक टिश्यू के बारे में पढ़ रहे थे अपन। तो पहले अध्याय नंबर 6 उत्तक टिश्यू, ठीक है ना, इनके बारे में अपन पढ़ रहे थे। उत्तक के बारे में, तो उत्तक होता क्या है इसके बारे में पढ़ रहे थे अपन। उत्तक क्या होता है सबसे पहले अपन ने पढ़ लिया है, तो 3 बार बता दिया मैंने। कोशिकाओं का समूह, ठीक है। कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है आपके? उत्तक कहलाता है। ये अपन ने बात कर ली। अब इसके आगे और बात करें अपन तो उत्तक के अंदर कि उत्तक और क्या हो सकता है, कि उत्तक को कितने भागों में बांटा गया है। ये अपन ने पिछली क्लास में बता दिया था मैंने आपको कि उत्तक को कितने भागों में बांट सकते हैं अपन। उत्तक को बांट सकते हैं आपके 2 भागों में। पहले तो उत्तक होते हैं आपके 2 प्रकार के, उनकी उत्पत्ति के आधार पर। पहला जो पादपों में पाया जाता है वो पादप उत्तक, और जो जंतुओं में पाया जाता है वो जंतु उत्तक, ठीक है। अब पादप उत्तक को फिर वापस 2 भागों में बांटा गया, ये बता दिया मैंने पहले। वापस 2 मिनट में बता रहा हूँ। पादप उत्तक को वापस कितने भागों में बांटा गया? आपके 2 भागों में बांटा गया। पहला तो होता है विभोज्योतक, और दूसरा होता है आपके स्थायी उत्तक, ठीक है ना। विभोज्योत उत्तक के वापस 3 भाग है, वो भी अपन पढ़ेंगे, शीर्षस्थ, अंतर्विष्ट और पार्श्व। और स्थायी उत्तक के 2 भाग हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। एक तो होता है आपके सरल उत्तक, एक होता है आपके सरल स्थायी उत्तक, और दूसरा होता है जटिल स्थायी उत्तक। इनके बारे में अपन को चर्चा करनी है अभी तक। और फिर अपन जंतु उत्तक की बात करें तो जंतु उत्तक के अंदर मैंने आपको बताया 3-4 प्रकार के अपन जंतु उत्तक पढ़ते हैं, है ना। उनके बारे में देखो। सबसे पहले जंतु उत्तक के अंदर सबसे पहले आता है एपिथेलियमी उत्तक। क्या होता है? एपिथेलियमी उत्तक। दूसरा होता है इसके अंदर आपके संयोजी उत्तक, ठीक है। और तीसरा होता है इसके अंदर आपके पेशीय उत्तक। क्या होता है? पेशीय उत्तक। और नंबर 4 है आपके तंत्रिका उत्तक, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन इस चैप्टर में इन चीज जो मैंने आपको डायग्राम बना के बताया, इसके अंदर अपन ये चीज़ें पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। विभोज्योतक उत्तक अभी शुरू करेंगे, फिर स्थायी उत्तक, फिर आपके जंतु उत्तक, ठीक है ना। पादप उत्तक के बाद में जंतु उत्तक के बारे में, ठीक है। तो अब अपन शुरू करते हैं पादप उत्तक। मिटा दूं ये सारी चीज़ें। अब सबसे पहले नंबर 1 लगा लो आप। पादप उत्तक के अंदर नंबर 1 ये हो गया ए। इसके अंदर आ जाएगा आपके विभोज्योतक। तो विभोज्योतक की परिभाषा तो मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बता दी है कि विभोज्योतक क्या होता है। इसके बारे में पूरी पिछली क्लास में मैंने आपको परिभाषा तो लिखवा दी है ना आपको, ठीक है ना। विभोज्योतक की परिभाषा अपने कंप्लीट हो गई। अब इसके अंदर विभोज्योतक के अंदर अपन क्या क्या पढ़ते हैं उसके बारे में। तो विभोज्योतक के 3 भाग, पहले इनके नाम लिख के बता दे रहा हूँ मैं। 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला होता है इसके अंदर विभोज्योतक का पहला भाग है आपके शीर्षस्थ विभोज्योतक। दूसरा होता है इसके अंदर अंतर्विष्ट विभोज्योतक, और नंबर 3 होता है इसके अंदर पार्श्व विभोज्योतक। तो इस प्रकार से ये आपके विभोज्योतक के 3 भाग। अब इनके एक एक के बारे में पूरी चर्चा करते हैं अपन। शीर्षस्थ क्या होता है, अंतर्विष्ट क्या होता है, विभोज्योतक क्या होता है, पार्श्व क्या होता है। मिटा दूं। अब मैं आपको एक पहले डायग्राम बना के बताता हूँ छोटा सा। जो देखो सबसे पहले जैसे आपको एक पादप का डायग्राम बना के बता रहा हूँ मैं। ये कोई पादप का भाग है,
ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ये ऐसे पादप के अंदर शाखाएं निकली हुई होती है, देखा होगा आपने शाखाओं को, ठीक है। इस प्रकार से आपके ये क्या होती है, इसके अंदर शाखाएं निकली हुई होती है, ठीक है। और ये इसका शीर्ष वाला भाग होता है, ठीक है ना, ये ऐसे निकला हुआ होता है, इसके अंदर प्रौढ़ वाले भाग के अंदर जुड़े रहते हैं इससे, ठीक है। ये इस प्रकार का क्या है, कोई पादप है। तो इस पादप के अंदर शीर्षवर्दी कहाँ होती है, जंतु अंतर्विष्टवर्दी कहाँ होती है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इनको मिटा देता हूँ, धीरे धीरे अपन एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। एक नंबर है शीर्षस्थ विभोजतक, हेडिंग लगा लें आप। तो शीर्षस्थ विभोजतक के अंदर अपन बात करेंगे आपके किसके संदर्भ में, कि ये पादप के कहाँ पर वृद्धि होती है। तो शीर्षस्थ वृद्धि होती है, ये होती है प्रौढ़ के शीर्षस्थ जड़ों तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान होती है। तो यह है क्या होती है, प्रौढ़ मतलब पादप का ऊपरी भाग, प्रौढ़ के शीर्ष जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है। कौन, शीर्ष विभोजतक, मतलब कि ये पादप का जैसे ये कोई तना है, तने का ये शीर्ष वाला भाग है यहाँ से, तो यहाँ पर वृद्धि होती है, वो कौन सी होती है आपके, शीर्षस्थ वृद्धि होती है। यही बात समझ में, यहाँ पर शीर्षस्थ विभोजतक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, शीर्षस्थ विभोजतक पाए जाते हैं। पादप का जो शीर्ष भाग है यहाँ पर, ये ना, यहाँ पर जो वृद्धि होगी, जड़ हो चाहे तना हो, यहाँ पर वृद्धि होगी, वो होगी आपके शीर्षस्थ विभोजतक पाए जाते हैं, उनके अंदर विभाजन होता है। तो विशिष्ट विभोजतक कहाँ पाए जाते हैं, पादप के या पादप के अंदर जो जड़ें या तनों का शीर्ष भाग है वहाँ पर वृद्धि होती है, तो वहाँ पर शीर्षस्थ विभोजतक पाया जाता है। आगे बात समझ में आपको, शीर्षस्थ विभोजतक के अंदर क्या होता है और कहाँ तक पाया जाता है। अब इसके अलावा दूसरे की बात करूँ मैं, तो इसके अंदर ये आपके शीर्षस्थ विभोजतक क्या होता है, पादप की जड़ों को परिपक्व करता है ना, जड़ और तनों के भाग को। अब अपन दूसरी बात करें शीर्षस्थ के बाद में, तो नंबर 2 है आपके कौन सा, अंतर्वेशी कह सकते हैं या अंतर्विष्ट कह सकते हैं, एक ही बात है, अंतर्विष्ट वाला, अंतर्विष्ट विभोजतक, अंतर्विष्ट विभोजतक। अब ये कहाँ पाया जाता है अंतर्विष्ट विभोजतक आपके, तो अंतर्विष्ट विभोजतक होता है, ये होता है आपके पौधों की पर्व संधियों पर। कहाँ पर, पौधों की पर्व संधियों के पास पाए जाते हैं। तो ये होता है आपके पौधों की पर्व संधियों, पौधों की पर्व संधियों के पास पाया जाता है। पौधों की पर्व संधियों के पास पाया जाता है। पर्व संधि कौन सी होती है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि पर्व संधि ये भाग वाला भाग, जैसे जैसे जहाँ से कोई पर्व निकलती है, ये क्या है आपके कोई शाखा निकल रही है ना पादप का, ये कोई भाग है, यहाँ से ये शाखा निकल रही है, तो ये वाला भाग क्या है आपके, पर्व संधि। ये वाला भाग क्या है, पर्व संधि। ये वाला भाग क्या है आपके, पर्व संधि, है ना। तो यहाँ पर पाए जाते हैं आपके अंतर्विष्ट विभोजतक भाग। आई बात समझ में, अंतर्विष्ट विभोजतक, ठीक है। दूसरा हो गया अंतर्विष्ट विभोजतक कहाँ पाए जाते हैं, पौधों की पर्व संधियों के पास में पाए जाते हैं। तो विभोजतक के दूसरा भाग पढ़ा अपन ने अंतर्विष्ट विभोजतक, जिसके अंदर पौधे की पर्व संधि के अंदर। और नंबर 3 की बात करें अपन, तो तीसरा नंबर कौन सा होता है, पार्श्व विभोजतक। पार्श्व विभोजतक ये पाया जाता है आपके कहाँ पर, इनकी लंबाई में वृद्धि करता है, तने की वृद्धि परिधि तथा मूल में वृद्धि पार्श्व विभोजतक के कारण होती है। तो किसके अंदर आपके, तने की परिधि, तने की परिधि या मूल
की वृद्धि, मूल की वृद्धि किसके कारण होती है? आपके मूल की वृद्धि करता है पार्श्व विभोजक, और ये यहाँ पर पाया जाता है। तो तना और मूल की वृद्धि मतलब जैसे ये यहाँ पर है, ये तना है, इसके नीचे मूल पाई जाती है। इनकी वृद्धि किसके ऊपर? जैसे ये छाल होती है पादप की, तो ये तने की परिधि क्या है? ये वह ऊपर वाला भाग ही तो है जिसके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, वो वाले उसके अंदर कठोरता प्रदान करता है पार्श्व विभोजक। तो ये कहाँ पर पाया जाएगा? आपके पार्श्व विभोजक पादप या तने की परिधि के अंदर, या मूल मतलब जड़, इसको अपन क्या कह सकते हैं? जड़। मूल को अपन मूल या जड़ या इंग्लिश में कहें तो रूट। तो पार्श्व विभोजक पाया जाता है यहाँ पर। तो इस प्रकार से अपन ने चर्चा कर ली आपके शीर्षस्थ विभोजक की, अंतर्विष्ट विभोजक की और पार्श्व विभोजक की। तो तीनों प्रकार के हो गए आपके। शीर्षस्थ जो आपके पाया जाता है प्रोर के शीर्ष या जड़ एवं तनों के अंदर पाया जाता है। दूसरा अपन ने पढ़ लिया अंतर्विष्ट, ये पौधे की पर्व संधि या फिर आपके किसके अंदर? पार्श्व विभोजक के अंदर पाया जाता है, तने की परिधि वाले भाग के अंदर। तो इस प्रकार से ये आपके हो गया पादप उत्तक का पहला भाग। कौन सा? विभोजक उत्तक। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं, उनके बारे में चर्चा कर लें। तो ये तो समझ में आ गया आपको कि ये तीनों कहाँ पाया जाए? विभोजक के तीनों भाग, शीर्ष वाले भाग में शीर्ष, अंदर वाले बीच वाले भाग में अंतर्विष्ट पर्व संधियों पर, और परिधि और जड़ की तने की वृद्धि के अंदर पाया जाता है आपके पार्श्व विभोजक। ठीक है। अब इसके विभोजक के कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके क्या है गुणधर्म है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। मिटा दूं ये चीजें? अगर नहीं उतारा है तो वीडियो को रोक के उतार लें, वापस रिवाइज करके देख लें, कोई दिक्कत नहीं, आराम से देखो आप, 2 बार 3 बार 50 बार। अब विभोजक की कुछ जो आपके विशेषताएं हैं उनके बारे में। तो विभोजक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती है। इनकी कुछ विशेषताएं हैं जिसके अंदर है कि विभोजक की कोशिकाएं क्या होती है? कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती है। यही बात क्यों? उत्तक किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं से। तो कोशिकाएं क्या होगी? इसकी कोशिकाएं जो क्या होती है? अत्यधिक क्रियाशील होती है। अगली बात समझ में, विभोजक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती है। अगली बात समझ में। दूसरी बात है अत्यधिक कोशिका द्रव्य होता है इनके पास में। क्या होता है इनके पास में? अत्यधिक कोशिका द्रव्य और पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक होता है। तो क्या होता है इनके पास में क्या होता है? अत्यधिक बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, अत्यधिक कोशिका द्रव्य। तो अपन लिख सकते हैं इनके पास में बहुत अधिक कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य क्या होता है अभी बताऊंगा आपको। कोशिका की संरचना बनाकर पिछले चैप्टर में बनाई है अपन ने, फिर भी एक बार वापस। इसके अलावा इनके पहले गुणधर्म लिख देते हैं, और इनकी कोशिका भित्ति, पतली होती है। कोशिका भित्ति पतली होती है। और लास्ट बात है कि इनमें क्या होता है? स्पष्ट केंद्रक होता है। केंद्रक स्पष्ट किनमें नहीं होता है? जो आपके क्या होते हैं एक कोशी के पादप या प्रोकैरियोट होते हैं, उनके अंदर केंद्रक स्पष्ट नहीं होता है या नहीं होता है। केंद्रक स्पष्ट पाया जाता है, स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। ठीक है। एक और है इसके अंदर कि इनके अंदर रसदानियाँ नहीं पाई जाती है। इनके पास में क्या नहीं पाई जाती? रसदानियाँ नहीं पाई जाती। ये ध्यान रखें आप। तो इनके पास में रसदानियाँ नहीं पाई जाती है। ये ध्यान रख लेना। जो नहीं पाई जाती ये क्वेश्चन बनते हैं। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? विभोजक के अंदर। विभोजक की कोशिकाओं की संरचना के बारे में जो इंपॉर्टेंट जो गुणधर्म थे वो मैंने लिखवाए कि इनकी कोशिकाएं क्या होती है? अत्यधिक क्रियाशील होती है। पहला गुणधर्म कि कोई उत्तक है तो कोशिकाओं से मिलकर बना है, तो कोशिकाएं क्या होती है? बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती है और कार्य करती है। इनके पास में बहुत अधिक कोशिका द्रव्य पाया जाता है।
अब देखो एक कोशिका की संरचना बनाकर बताऊँ मैं पादप कोशिका की, तो ये कोई इस प्रकार की कोई कोशिका है मान लो। तो कोशिका के अंदर क्या होता है, पादप कोशिका की बात कर रहे हैं अपन, पादप उत्तक पढ़ रहे हैं, तो पादप कोशिका के अंदर क्या होता है, ये ऊपर वाली कोशिका झिल्ली होती है और इसके अंदर ये आपके केंद्रक होता है, ठीक है ना। केंद्रक के अंदर क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन केंद्रक होता है और इसके अंदर छेद पाए जाते हैं, तो इस प्रकार से ये डबल मेम्ब्रेन केंद्रक होता है। ये बात समझ में, पादप के अंदर डबल मेम्ब्रेन केंद्रक होता है। आपने देखा होगा पादप की संरचना, केंद्रक के बारे में बात की तो ये केंद्रिका होती है इसके अंदर, यही बात समझ में। और ये आपके कोशिका द्रव्य होता है, जो ये भरा रहता है ना, ये साइटोप्लाज्म है, जो कोशिका द्रव्य होता है इसके अंदर, कोशिका द्रव्य होता है इसके अंदर, कोशिका द्रव्य है। तो इस कोशिका द्रव्य ये तो हो गया आपके क्या, केंद्रक, ये केंद्रक हो गया, ये हो गई आपके कोशिका झिल्ली, केंद्रक हो गया, ये कोशिका झिल्ली, ठीक है। इसके अलावा और क्या होता है इसके अंदर, ये आपके क्या हो गया, कोशिका द्रव्य, इंग्लिश में कहें तो साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। तो ये हो गए आपके कोशिका की बात करें तो अपन केंद्रक होता है। अभी कोशिका द्रव्य के अंदर खूब सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, खूब सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। देखो कोशिकांग जैसे इसके अंदर पाए जाते हैं आपके अंत्यप्रदेवी जालिका है, ईआर पाई जाती है यहाँ पर। इसके अलावा इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, राइबोसोम पाए जाते हैं, लाइसोसोम पाया जाता है, गोल्जी बॉडी पाई जाती है, गोल्जी कायु पाया जाता है। ये अपन ने पिछली क्लास में पिछले चैप्टर में चर्चा कर ली है ना। तो ये यहाँ पे शब्द आए हुए हैं, तो इनके अंदर रसदानियाँ होती है, यहाँ पर जो वैक्यूल्स होती है वो क्या होती है, बहुत कम पाई जाती है, नहीं पाई जाती बिल्कुल भी। केंद्रक स्पष्ट होता है। और पादप कोशिका की बात करें तो इसके ऊपर एक और झिल्ली पाई जाती है। ये जंतु कोशिका के अंदर तो एक ही झिल्ली होती है, लेकिन पादप कोशिका के अंदर इसके डबल मेम्ब्रेन होती है। तो इस ऊपर वाली झिल्ली को बोलते हैं अपन कोशिका भित्ति, या फिर इंग्लिश में कहें तो इसको सेल वॉल। यही बात समझ में, ये आपके सेल मेम्ब्रेन होती है, ये होता है आपके न्यूक्लियस, ये आपका होता है साइटोप्लाज्म। यही बात समझ में, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, इस प्रकार से ये कोशिका की आंतरिक संरचना में पाए जाते हैं। और ये खूब सारी कोशिकाएं मिलती है तो उत्तक बनते हैं। और उत्तक के अंदर अपन पादप उत्तक की बात करें तो पहला उत्तक विभोज्योतक उत्तक, ये इसके गुणधर्म और इसके प्रकार अपन ने बातें की, ठीक है। अब इसके बाद में दूसरा उत्तक की बात करते हैं अपन। ये तो हो गया आपके कौन सा, पादप उत्तक, ठीक है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं स्थायी उत्तक के बारे में। पादप उत्तक के अंदर पहला हो गया विभोज्योतक, दूसरा करते हैं अपन स्थायी उत्तक। तो पहला कंप्लीट हो गया पादप उत्तक के अंदर पहला भाग। दूसरा अपन पढ़ते हैं नंबर 2, स्थायी उत्तक, परमानेंट टिश्यू। आई बात समझ में। अब स्थायी उत्तक के क्या होते हैं, 2 भाग होते हैं, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। स्थायी उत्तक के 2 भागों के बारे में। तो पहला होता है इसके अंदर, एक तो होता है, एक की बात करें तो सरल, बाद में लिखेंगे, मैं तो ऐसे नाम लिख रहा हूँ आप लोग ना, सरल स्थायी उत्तक। और बी होता है इसके अंदर जटिल स्थायी उत्तक। ठीक है। तो पहले स्थायी उत्तक के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उनके बारे में लिखते हैं। फिर उसके बाद में अपन सरल उत्तक पढ़ेंगे पूरा डिटेल से, फिर उसके बाद में जटिल उत्तक पढ़ेंगे पूरा डिटेल से। तो अभी ये स्थायी उत्तक बनते कैसे हैं, पहले तो ये बात करें। विभोज्योतक की तो बात की अपन ने कि पादप के शीर्ष भाग में शीर्ष होता था शीर्ष विभोज्योतक, प्रोर वाला भाग वृद्धि करता था अंतर्विष्ट विभोज्योतक, और उसके जड़ एवं तने के अंदर जो वृद्धि होती है परिधि के अंदर, वो वृद्धि क्या कहलाती है आपके पार्श्व विभोज्योतक, और कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती है। ये अपन ने बात की। अब विभोज्योतक तो बात कर ली अपन ने। अब अपन बात करें स्थायी उत्तक की। तो स्थायी उत्तक किस प्रकार से बनता है, तो विभोज्योतक के द्वारा जो बनी कोशिकाओं होती है
तो अपन ने बात की कि कोशिकाओं का क्या होता है, पिछले चैप्टर में बात कर ली कि कोशिकाओं का क्या होता है, विशिष्ट कार्य होता है। प्रत्येक कोशिका अपने कार्य के लिए जिम्मेदार होती है। कोशिका के अंदर जो ऑर्गन पाए जाते हैं, सेल ऑर्गन, कोशिकांग, उनका भी विशिष्ट कार्य होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को अपन कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं, लाइसोसोम को अपन आत्मघाती थैली कहते हैं, है ना, कहते हैं। तो ये उनका विशिष्ट कार्य है। उसी प्रकार कोशिकाओं का तो विशिष्ट कार्य है। तो क्या होता है, तो ये विभाजित की जो कोशिकाएं होती है वो क्या करती है, उनका विशिष्ट कार्य है और विभाजित होने की शक्ति खो देती है। आई बात समझ में। तो विभाजित की कोशिकाएं होती है जो विशिष्ट कार्य करती है, तो उनके अंदर क्या हो जाता है, विभाजन करने की क्षमता खत्म हो जाती है। आई बात समझ में। तो जो विभाजित कोशिकाएं हैं, विभाजित द्वारा बनी कोशिकाएं विभाजक द्वारा बनी कोशिकाएं एक विशिष्ट कार्य करती है। कोशिकाएं एक विशिष्ट स्पेसिफिक वर्क होता है इनका, विशिष्ट कार्य करती है और विभाजित होने की शक्ति खो देती है। और क्या करती है, विभाजित होने की शक्ति खो देती है। यही बात समझ में कि जो विभाजित होने की क्षमता होती है इनकी, वो खत्म हो जाती है, क्योंकि ये थोड़ी जटिलता के अंदर उत्तक बनने लगे अंदर। तो विभाजित होने की शक्ति खो देती है। कौन, विभाजित की जो कोशिकाएं हैं वो विभाजित होने की शक्ति खो देती है, जिसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, और जिसके फलस्वरूप किसका निर्माण होगा आपके, जिसके फलस्वरूप वे किस में बदल जाएंगे आपके, स्थायी, जिसके फलस्वरूप स्थायी उत्तक का निर्माण करती है। स्थायी उत्तक का निर्माण। आगे बात समझ। तो विभाजक द्वारा बनी कोशिकाएं एक विशिष्ट कार्य करती है और विभाजित होने की क्षमता खो देती है। यही बात समझ में। तो उसी के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, स्थायी उत्तक का निर्माण होता है। यही बात समझ में, परमानेंट टिश्यू का निर्माण होता है। और इस प्रकार से विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप से आकार लेने वाली की क्रिया को अपन क्या कहते हैं, विभेदीकरण कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, विभेद करने की क्षमता आ जाती है, विभेदीकरण की क्षमता आ जाती है। किसके अंदर, विभाजक के बाद में किसका निर्माण होता है, विभाजित होने की क्षमता खत्म होने के बाद में वो स्थायी रूप से बदल जाती है, तो वो स्थायी उत्तक का निर्माण करती है। और स्थायी उत्तक के दो प्रकार होते हैं जिसके अंदर अपन ने बात की, कौन कौन से, सरल उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। तो एक लाइन और लिखो इसके अंदर आप, स्थायी उत्तक के अंदर विभेदीकरण। देखो विभेदीकरण किसे कहते हैं, एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप से और स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। आई बात समझ में कि एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को अपन क्या कहते हैं, विभेदीकरण कहते हैं। और स्थायी उत्तक के बारे में और चर्चा है जो अपन क्या करेंगे, जैसे अपन ने बात की कि पहले तो स्थायी उत्तक का निर्माण होता कैसे, स्थायी उत्तक का निर्माण कैसे होता है, जो विभाजक की कोशिकाएं होती है जो विशिष्ट कार्य करती है, तो वो विभाजक की कोशिकाएं क्या करती है, उनके अंदर क्या होता है आपके,
विभाजन होने की क्षमता खत्म हो जाती है, शक्ति खो देती है। यही बात समझ में, विभोजक की कोशिकाएं विशिष्ट कार्य करती है और विभाजित होने की शक्ति खो देती है, तो उसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? स्थायी उत्तकों का निर्माण होता है। और वो स्थायी उत्तकों में विशिष्ट कार्य और आकार ले लेने के कारण इस क्रिया को अपन क्या कहते हैं? विभेदीकरण की क्रिया कहते हैं। और अब इसके प्रकारों के बारे में, सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक के बारे में अपन क्या करेंगे? आगे की क्लास में बात करेंगे कि सरल स्थायी उत्तक क्या होते हैं। सरल स्थायी उत्तक के भी 3 भाग हैं, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा। इनके बारे में अपन अगली क्लास में करेंगे। और जटिल उत्तक के भी भागों के बारे में अपन उससे अगली क्लास में करेंगे। तो अगली क्लास में सरल स्थायी उत्तक के बारे में बात करेंगे। तो पादप उत्तक के 2 भाग हो गए आपके, विभोजितक और स्थायी उत्तक। तो पहला अपन ने विभोजितक कंप्लीट कर लिया और स्थायी उत्तक की कुछ बात की। इसके आगे की बात अपन अगली क्लास में करेंगे, सरल उत्तक और किसके बारे में? आपके विभोजितक उत्तक के, ये जटिल उत्तक के बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, आगे की बात अगली क्लास में।